ये एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 4 पर बनाए गए वीडियो का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने जाना था मुगलों के बारे में कि मुगल जो थे वो दो महान रूलर के वंश से बिलोंग करते थे। एक तो मंगोल शासक चंगेज खां, मदर साइड से ये मंगोल के वंशज थे और फादर के साइड से ये तैमूर वंश से बिलोंग करते थे। मंगोल अपने आप को तैमूरिड कहलवाना ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि चंगेज खां का जो इमेज था वो कई लोगों के नरसंहार से जुड़ा हुआ था। मुगल डायनेस्टी के प्रथम रूलर थे बाबर, जिसे फरगना की गद्दी प्राप्त हुई थी केवल 12 साल की एज में। लेकिन जब उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे वहाँ से भागना पड़ा तो वो 1504 में आकर काबुल पर कब्जा कर लिया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। इस लड़ाई में बाबर ने कैनन का यूज किया था। मुगल डायनेस्टी में जो उत्तराधिकार का जो ट्रेडिशन था, उत्तराधिकार की जो परंपरा थी, इसमें ज्येष्ठ पुत्र जो एल्डर सन होता था उसको उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता था, बल्कि जो फादर का जो राज्य होता था वो सारे बेटों में समान रूप से बांट दिया जाता था। मुगलों ने लगातार उन रूलर के अगेंस्ट लगातार कैंपेन किया जो उसके सत्ता को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे मुगलों ने लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल कर लिया और जैसे जैसे साम्राज्य में अलग अलग टेरिटरीज सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के जो सामाजिक समूह के जो सदस्य थे उसको प्रशासन में नियुक्त करना स्टार्ट कर दिया। मुगल के सेवा में आने वाले जो लोग थे वो मनसबदार कहलाए। मनसबदार मुगलों के द्वारा चलाई गई एक ग्रेडिंग सिस्टम था जिसके जरिए रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब निर्धारित किया जाता था। इसके बाद पार्ट 1 में हमने जाना था कि जो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल, उन्होंने 10 साल के पीरियड के लिए कृषि के पैदावार, कीमत और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया, जिसको दहसाला सिस्टम के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में। अकबर के एक क्लोज फ्रेंड थे अबुल फजल, उसके कोर्टियर भी दरबारी भी थे। अकबर ने अबुल फजल को अपने शासनकाल का इतिहास लिखने का ऑर्डर दिया। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 वॉल्यूम में लिखा, जिसका टाइटल था अकबरनामा। पहला वॉल्यूम जो था वो अकबर के एंसेस्टर के बारे में बताता है। दूसरा वॉल्यूम जो है वो अकबर के शासनकाल में जो भी इवेंट्स हुआ उसके बारे में बताता है और तीसरा वॉल्यूम जो है उसका नाम है आईने अकबरी। इसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, उसके हाउस होल्ड मतलब उसके घराने, उसके आर्मी, रिवेन्यू और उसका जो एम्पायर था उसके ज्योग्राफी के बारे में इसमें बताता है। इस तीसरे वॉल्यूम में इंडिया में जो रहने वाले लोग थे उनके ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में भी हमें काफ़ी कुछ डिटेल में मिलता है। इस वॉल्यूम का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि इसमें क्रॉप, उसके यील्ड्स, उसके पैदावार, उसके प्राइसेस, वेजेज, रिवेन्यू, इन सब चीज़ों के बारे में स्टैटिस्टिकल डिटेल मिलता है। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है जिसमें ये अकबर जो है वो अबुल फजल से अकबरनामा रिसीव कर रहा है। यहाँ पर दिया गया है कि नूरजहाँ का जो जहांगीर के कोर्ट पर इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, उसके बारे में। मेहरुनिसा ने 1611 में एम्पेरर जहांगीर से शादी की थी और इसको टाइटल मिला था नूरजहाँ का। ये जहांगीर के प्रति काफ़ी लॉयल थी और सपोर्टिव भी थी। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने सिल्वर क्वाइन बनवाया था, जिसमें एक साइड उसका खुद का टाइटल है और दूसरी साइड जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसमें है स्ट्रक इन द नेम ऑफ क्वीन बेगम।
अकबर ने सुलह कुल की पॉलिसी अपनाई थी, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल पीस, सार्वभौमिक शांति। इस प्रिंसिपल का उद्देश्य अकबर के राज में विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच भेदभाव करना नहीं था। अब है 17वीं सेंचुरी और उसके बाद मुगल एम्पायर के बारे में। मुगल एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री इफिशियंसी था, इसके कारण इसको काफ़ी इकोनॉमिक और कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी मिली। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ने, जो विदेशी यात्री आते थे, उसने इस देश को काफ़ी धनी देश बताया। लेकिन साथ ही साथ ये यात्री यहाँ पर जो पॉवर्टी था, गरीबी जो था, इसको देख कर के भी चकित रह गए। सामाजिक असमानता साफ दिख रही थी। शाहजहाँ के 20वें साल का जो डॉक्यूमेंट है, उससे हमें पता चलता है कि हाईएस्ट रैंकिंग के जो मनसबदार थे वो 8000 में से केवल 445 ही बचे हुए थे, और ये जो 445 मनसबदार थे वो टोटल मनसबदार के केवल 5.6% ही थे। लेकिन जो टोटल एस्टिमेटेड रिवेन्यू था, इसका 61.5% रिसीव करते थे सैलरी के रूप में। मुगल एम्पेरर और इनके जो मनसबदार थे, ये अपने इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा सैलरी पे और वस्तुओं पर खर्च कर देते थे। इस खर्चे से, इस एक्सपेंडिचर से आर्टिजन और पीजेंट्री जो किसान होते थे, उनको फ़ायदा मिलता था, क्योंकि उनको गुड्स और प्रोड्यूस का सप्लाई मिलता था। लेकिन रिवेन्यू कलेक्शन का भार इतना ज़्यादा था कि प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब पीजेंट और आर्टिजन को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कम ही बच पाता था। जो धनी किसान होते थे, आर्टिजनल ग्रुप, मर्चेंट, बैंकर्स, इस इकोनॉमिक कंडीशन का ज़्यादा फ़ायदा उठा पाते थे। मुगल में जो इलाइट क्लास थे, मतलब जो कुलीन वर्ग थे, उनके पास इतना ज़्यादा वेल्थ और रिसोर्सेस था कि वो 17वीं सेंचुरी के लास्ट में बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रुप बन गए थे। जैसे जैसे मुगल एम्पायर की अथॉरिटी का डिक्लाइन होते गया, वैसे वैसे अलग अलग रीजन में इनके जो सर्वेंट्स थे वो पावरफुल सेंटर बन के उभरने लगे। इसमें से कुछ ने अपना न्यू डायनेस्टी बनाया और हैदराबाद और अवध जैसे प्रोविंस पर कंट्रोल किया। हालांकि इन्होंने दिल्ली के जो मुगल एम्पायर थे उसको ही अपने मास्टर के रूप में मान्यता देते रहे। लेकिन 18वीं सेंचुरी तक कई प्रोविंसेस जो थे वो अपना इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना चुके थे। तो ये था मुगल पीरियड और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में जानेंगे।